नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पेपर डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मैं 15-15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, तो उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो अब डिस्कस करेंगे आपका फिजिक्स का पेपर। इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। मॉडल पेपर फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ सोलर सेल कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द लाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी बाय। तो ये होता है फोटोवोल्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है अगर किसकी बात आती है, सोलर सेल्स की बात आती है। सोलर सेल्स की अगर बात करें तो ये सिलिकॉन से बने होते हैं, जो आपका सेमीकंडक्टर है। सोलर सेल जो होते हैं या इन्हें फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं। तो ये क्या करते थे, आपके लाइट एनर्जी को, कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो ये याद रखना। आगे लिखा हुआ है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स ऑफन हैव अ सीट ऑफ द ग्लासेस ऑन द सन फेसिंग साइड्स, ठीक है ना। और इनमें जो लेंस लगा होता है वो कॉनकेव लेंस लगा होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना ताकि कन्वर्ज हो सके। क्योंकि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो क्या करता है, आपका जो आपकी वेव्स होती हैं, लाइट होगी, उसको कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट में, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये लगा होता है, याद रखना। अगले पास लिखा हुआ अलाउइंग द लाइट टू पास वाइल द प्रोटेक्टिंग द सेमीकंडक्टर वेफर्स द फोटोवोल्टिक इफेक्ट वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड फर्स्ट बाय द फ्रेंच फिजिसिस्ट एडमंड बैकरल। इनका नाम कंफ्यूज मत कर देना हेनरी बैकरल से। हेनरी बैकरल का जो संबंध है वो रेडियो एक्टिविटी से, फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी में उन्हें बोला जाता है। और एडमंड बैकरल का जो संबंध है वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट से। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, लिखा हुआ है सोलर सेल वर्क्स ऑन द सेवरल स्टेप। तो फोटोन्स इन द सनलाइट हिट द सोलर पैनल एंड द आर एब्जॉर्ब, ठीक है। कि जो आपके फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स जो होता है ना, ये आपकी जो सनलाइट होती है, तो जो सनलाइट होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, उसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं, वो आपके फोटोन्स ही होते हैं। फोटॉन्स की स्पीड लगभग कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो लाइट की स्पीड आपकी कंसिडर की जाती है। और इसका जो मास होता है वो 0 होता है, ये याद रखना। तो लिखा सेमी कंडक्टिंग मेटेरियल सच एज द डॉप्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड फ्रॉम देयर करंट मॉलिक्यूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके बाद क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, लाइट पड़ती है तो उसके बाद जो होता है, जो सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन डॉप जो आपकी मेटेरियल लगा होता है, उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड मोड में आ जाते हैं। एक्साइटेड मोड बोल सकते हैं कि अगर एक्साइटेड मोड में आएंगे तो वो ट्रेवल करने लग जाते हैं और होल्स को क्या कर देते हैं, लीव करने लग जाते हैं, बिहाइंड पीछे की तरफ छोड़ देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दस प्रोड्यूसर करंट, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस आपका पैदा होने लग जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका पैदा होगा तो करंट पैदा हो जाएगा। मैंने हमेशा बताया कि जो आपका क्या होता है, जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव से आपके इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट किए, यहाँ पॉजिटिव से आपका करंट चलना स्टार्ट कर देता है। मतलब हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है, अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ चलना स्टार्ट कर दे, पॉजिटिव से आपका करंट भागना स्टार्ट कर दे, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और आपका करंट पैदा हो जाएगा। द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द मटेरियल आर वाइटल फॉर द प्रोसेस एंड यूजली सिलिकॉन इज यूज टू 2 लेयर्स। तो इस सिलिकॉन का जो यूज़ किया जाता है वो 2 लेयर्स में यूज़ किया जाता है। 1 लेयर बिंग डॉप्ड विद द बोरॉन, जो एक होती है वो डॉप्ड होती है किसके थ्रू, बोरॉन के थ्रू। बोरॉन के बारे में बताया था, बोरॉन का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 5 है, तो ये याद रखना। अच्छा, द अदर फॉस्फोरस, एंड दूसरा जो होता है वो फॉस्फोरस से कनेक्टेड होता है। एन एरे ऑफ द सोलर सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द यूजेबल अमाउंट ऑफ द डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वर्टर कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू ऑल्टरनेटिव करंट। अभी याद रखना, प्रोड्यूस तो ये डीसी करता है, पर उसमें आपका क्या लगा होता है, आपका बोल सकते हैं आपका इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर क्या करता है, आपका इन्वर्टर का काम होता है आपका डायरेक्ट करंट को इनडायरेक्ट करंट में चेंज करना। तो ये याद रखना, जो होम यूज़ के लिए होती है आपकी यूज़, इनडायरेक्ट करंट। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है जो समझाने की कोशिश मैं कर रहा था, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे कई सारे आपके अप्लाइंसेज आते हैं जिससे आपका एक एनर्जी फॉर्म से सेकंड एनर्जी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे सोलर को अगर इलेक्ट्रिक में चेंज करना है तो सोलर पैनल हो गया, केमिकल में चेंज करना है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। आप जानते हैं कि ये प्लांट्स में होती है। सोलर एनर्जी किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी के थ्रू वो फूड बनाते हैं, कौन, आपके प्लांट्स। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना है तो मोटर के थ्रू होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है आपकी। और थर्मल में चेंज करना है तो हीटिंग एलिमेंट होता है। लाइट में चेंज करना है तो लाइट बल्ब होती है आपकी, जो इलेक्ट्रिक को लाइट में चेंज कर देती है। मैकेनिकल को थर्मल में चेंज करना है तो फ्रिक्शन फोर्स होता है आपका कार ब्रेक्स में, यही लगता है आपका, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक में चेंज करना है तो जनरेटर होता है।
लाइट में चेंज करना है तो वो भी आपका जनरेटर होता है। थर्मल में देखें तो थर्मल को इलेक्ट्रिक में चेंज करने पे आपका, तो उसका जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका थर्मोकॉपल। नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल्स इन एयर एट द 0 डिग्री विद द वेलोसिटी ऑफ द अबाउट। तो लगभग 0 डिग्री में जो एयर में स्पीड होती है वो लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होती है। अलग अलग मीडियम में आपका अलग अलग होती है। और याद रखना कि जो आपकी साउंड की स्पीड होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे साउंड इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने लग जाता है, या फिर बोल सकते हैं अगर सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एटमॉस्फेयर का, आपकी जो साउंड की स्पीड है वो भी इंक्रीज करने लग जाएगी। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 330 मीटर पर सेकेंड होती है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 316 मीटर पर सेकेंड होती है। जबकि वाटर, डिस्टिल वाटर में देखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो लिक्विड, अब ये होता है कि जैसे आपको पता ही होगा कि गैस में सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा होती है आपकी किस में, लिक्विड्स में स्पीड होती है ज़्यादा साउंड की, और उससे ज़्यादा होती है सॉलिड्स में। तो यहाँ पे वाटर की बात करें तो 1498 मीटर पर सेकेंड है डिस्टिल वाटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, आगे लिखा द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट वेरी विद द प्रेशर। याद रखना प्रेशर को कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ता। द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर रिमेन द सेम विद द इंक्रीज इन द प्रेशर साउंड। अब देखो ये कह रहा था आपका सेम रहता है जब प्रेशर आप बढ़ा दो। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन द वैक्यूम। याद रखना साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। साउंड आपकी किस तरह की वेव है, तो ये मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें समझा दूंगा। आगे लिखा हो साउंड ट्रेवल फास्टर इन द सॉलिड्स, उसके बाद आपका किसमें, लिक्विड्स, और फिर आपका गैसेस में। द स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम द सॉलिड टू गैसेस स्टेज। द ऑडिबल रेंज अब जानते हो 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक होती है आपकी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, या 20 to 20,000 जो हम बोलते हैं, ठीक है ना। उससे पहले कौन से थे, इंफ्रासोनिक आती है आपकी। तो इंफ्रासोनिक वो कितनी होती है, लेस देन 20 होती है, 20 हर्ट्ज होती है। अल्ट्रासोनिक जो होती है वो होती है आपकी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। तो ये याद रखना। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉलिड्स में देखें तो कॉपर में देखेंगे स्पीड को तो वो लगभग 5010 सबसे ज़्यादा होती है। आयरन में 5950 के आसपास होती है। एल्यूमिनियम में आपके 6420 के आसपास होती है, तो एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा है। लिक्विड्स की मैं बात करेंगे तो कैरोसिन में 1324 मीटर पर सेकेंड है। वाटर में 1493 है, जो अभी मैंने बताया डिस्टिल वाटर में। सी वाटर में 1533 है। मतलब जब अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। गैस में देखेंगे तो एयर में देखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 331 है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड 343 है। ये लिख लेना। नेक्स्ट चलते विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द कलर्स। तो आपने पढ़ा होगा विबग्योर, विबग्योर। मैं ऊपर की तरफ हमेशा लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ इसका कारण है, आगे पता लग जाएगा। तो ये बोल रहा है कि कौन सा आपका प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, रेड ग्रीन येलो। तो रेड के बाद नहीं, तो गलत है। ब्लू ग्रीन येलो, ब्लू का है ये, ब्लू, ये ग्रीन और येलो, यही आंसर बन गया आपका। तो जो प्रोसेस होती है आपकी यूज, वो होता है डिस्पर्जन यूज होता है, विक्षेपण जिसे बोलते हैं। द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट इज ड्यू टू द डिफरेंट डेविएशंस ऑफ सफर्ड बाय द डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट। द डेविएशन ऑफ द मैक्सिमम फॉर वायलेट, वायलेट कलर सबसे ज़्यादा क्या करता है आपका, डिविएट करता है, और मिनिमम करता है आपका रेड कलर। द इसीलिए क्या होता है, रेड कलर का कम से कम डिविएट करने से जो होता है रेड कलर ज़्यादा दिखाई देता है। रेड कलर हमें ज़्यादा दिखाई देता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। आगे द डिफरेंट कलर्स अपेयर्ड इन द स्पेक्ट्रम आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स, वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसे बोलते हैं विबग्योर। अच्छा, आगे लिखा रेनबो इज द फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ द सनलाइट बाय द सस्पेंडिंग द वाटर ड्रॉपलेट्स। प्राइमरी रेनबो जो पहला बनता है उसमें क्या होता है, 2 रिफ्रैक्शन बनता है, एक बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा आता है जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें 2 रिफ्रैक्शन बनते हैं, 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन बनते हैं, ये याद रखना। द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज द मैक्सिमम। याद रखना कि जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो मीडियम में क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है फॉर दैट कलर फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, मिनिमम होता है। अच्छा, डिस्पर्जन ऑफ द व्हाइट लाइट इन अ ग्लास, तो ये व्हाइट लाइट पड़ी आपकी। जो अब इसमें क्या होता है कि आपका विबग्योर, तो मैंने बोला था उल्टा लिखता हूँ मैं, VIBGYOUR, इसे OR, इससे पता क्या लगता है कि जो सबसे ज़्यादा डिविएट हो रही है वायलेट है, इसीलिए। और जो सबसे कम होती है डिफ्लेक्ट होती है आपकी रेड, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और रेड कलर को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कई चीज़ों पे, रेड कलर ज़्यादा दिखाई देता है हमारी आंखों से, दूर से दिख जाता है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से आप याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वन, द मैच द फॉलोइंग पेयर्स। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसका जो आपका बनता है वोल्ट है, अभी बताया था, ठीक है ना। अच्छा, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। चार्ज का कूलम होता है, कंडक्टेंस का आपका क्या होता है, मो होता है। इसके अलावा देख लीजिए तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ठीक है, ये आंसर बन गया। इसी तरीके से कुछ और आपकी एसआई यूनिट देख लें तो लेंथ की मीटर होती है, मास के किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, फिर टेम्परेचर की केल्विन, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला,
तो ये सारी आपकी कैसे होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है, ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना। 7 होती हैं टोटल मिला के, 1 2 3 4 5 6, और एक होती है आपकी जैसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, तो इसकी क्या होती है, मोल। तो ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, तो फोर्स की क्या है, न्यूटन है, और ये डेरिवेटिव यूनिट आने लग गई आपकी, इन्हीं से मतलब जो आपके कौन बेसिक यूनिट होती है उन्हीं से बनती है। फोर्स की न्यूटन हो गई, रेजिस्टेंस की ओम हो गई, कंडक्टेंस की मो हो गई, उल्टा होता है, वर्क की जूल हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये हो गया आपका 7वां। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी वोल्ट होती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द पियानो इज डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लूट बिकॉज ऑफ, तो ये होता है आपका क्वालिटी की वजह से, क्वालिटी जो होती है उससे पता लग जाता है। तो लिखा हुआ है द क्वालिटी और टिम्बर एक ही चीज़ है। डिस्क्राइब दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड्स विच अलाउ द एयर टू डिस्टिंग्विश साउंड दैट हैव द सेम पिच एंड द लाउडनेस। Quality is a general terms for the distinguishable characteristics of the tone. Quality is mainly determined by the harmonic content of the sound and the dynamic characteristics of the sound. अच्छा, यहाँ पे वेवलेंथ आप जानते हो, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। वेवलेंथ होता है कि जैसे ये आपका क्रस्ट, ये पीक होता है, इसे क्रस्ट बोलते हैं, इसे ट्रफ बोलते हैं। तो एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक जो होती है उसे एक वेवलेंथ बोलते हैं। तो मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ, या फिर आप एक ट्रफ से लेके एक दूसरे ट्रफ तक जाएंगे तो वो भी वेवलेंथ है। एम्पलीट्यूड होता है जो हाइस्ट होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है आपका हाइस्ट, जो मान लीजिए सबसे ऊपर इस तरीके से अगर आपका है, तो इस तरीके से मैं चला, तो जो हाइस्ट आपका सिर्फ देखने मिलता है बिल्कुल कहाँ से, मिडिल से, वो चाहे पीक, वो चाहे आपका क्रस्ट में हो, चाहे मतलब पीक में हो, चाहे ट्रफ में हो, तो उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एक सेकंड में वेव जितना चल देती, एक सेकंड में वेव जितना ट्रैवल करेगी उसे फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। साउंडेबल की कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। एम्पलीट्यूड मैंने समझा दिया, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होती है वाइब्रेटिंग पॉइंट की, तो उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेवलेंथ मैंने बता दिया, एक ट्रफ, एक जो आपका एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक जो होती है उसे क्या बोलते हैं, जो उनके बीच की लेंथ होती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। लाउडनेस, पिच और क्वालिटी और टिम्बर किस तरीके से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो लाउडनेस जो होता है, इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द लाउड एंड द फीबल, दो साउंड निकलते। इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। याद रखना कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो लिखा इज मेनली डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, अदर फैक्टर आर द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द डिस्टेंस ऑफ द लिसनर्स फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ द। अब देखो, जितना ज़्यादा हाई एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा साउंड क्या होता है आपका, लाउड होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ना लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो जितना ज़्यादा आपका हाई एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा वो क्या करेगा, मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस को कवर करेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उतना ज़्यादा लाउडनेस बढ़ती जाएगी। अच्छा, जितना ज़्यादा आपका लो एम्पलीट्यूड होगा, फीबल साउंड आपका प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो याद रखना, लाउडनेस जो होती है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। पिच की अगर बात करें तो पिच डिस्टिंग्विश होता है दो तरीके से, एक होता है श्रिल, एक होता है फ्लैटर। अच्छा, ये डिपेंड किस पे करता है, तो फ्रीक्वेंसी के। तो पिच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ये तो याद रखना। जितना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी आपका जो साउंड होगा उतना ज़्यादा श्रिल होगा, शॉर्टर वेवलेंथ का होगा, और लो फ्रीक्वेंसी में आपका फ्लैटर साउंड आता है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है। क्वालिटी और टिम्बर की बात करें तो ये डिस्टिंग्विश्ड होते हैं आपके वन साउंड फ्रॉम द अदर हैविंग द सेम लाउडनेस एंड द पिच। याद रखना कि सेम होता है आपका लाउडनेस और पिच लेवल सेम होता है, साउंड अलग अलग होता है, बोथ द साउंड हैव द डिफरेंट साउंड इफेक्ट। तो जैसे गिटार का इस तरीके से निकल रहा है और साउंड वेव्स का कैसे निकल रहा है, इस तरीके से निकल रहा है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद कर लेना। तो जो आवाज़ होती है, आवाज़ का पता जो हमें लगता है कि इसकी आवाज़ अलग है, या दूसरे बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ अलग है, तो क्वालिटी से लगता है पता, क्वालिटी और टिम्बर से लगता है पता। पिच से ही पता लगता है कि कितनी ज़्यादा पतली आवाज़ है या कितनी ज़्यादा मोटी आवाज़ है, इससे पता लगा। लाउडनेस आप जानते ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ द 100 वाट इज यूज्ड फॉर द 6 आवर पर डे। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन द 1 डे इन द किलोवाट आवर। इसे भी निकाला जाता है, यूनिट किलोवाट आवर में निकलता है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने देखो 100 की इंटू कर देनी। 100 वाट की अगर मैं 6 घंटे से इंटू कर दूँ, 1 घंटे में जलाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 600 वाट आवर। अब किलो वाट में बदलना है। अब मुझे बताओ कि 1 किलो वाट आवर ये कितना हो जाएगा आपका, 1000 में हो जाएगा ना। कि 1 किलो में कितना होता है, 1000 वाट हो जाता है, ये आ जाता है आपका। अगर मुझे 1 वाट पर आवर को निकालना, 1 वाट आवर को निकालना, तो हो जाएगा 1/1000 किलो वाट आवर, ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक की जगह कितना है, एक की जगह कितना आपका 600 है, तो यहाँ पे मैं 600 से इंटू कर लूँगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1.1 संख्या पहले लग जाएगा, 0.6 किलो वाट आवर। और इसी को बोलते हैं आपका आपका क्या, यूनिट। तो जो आंसर निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 0.6 या 0.60 आप मान सकते हैं, ये आंसर बन गया। यहाँ पे ये लिखा हुआ है पूरा। अच्छा, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 12 mv²। तो देख लीजिए, अगर
मास m को m रखूँ, v को v रखूँ, तो यहाँ पर जो फर्क पड़ेगा वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। मास को 3m कर दूँ तो 3m कर दिया, और स्पीड को 2v कर दूंगा, 2v का स्क्वायर करूंगा तो 4v स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना, 4×3 = 12 mv स्क्वायर, तो 12 गुना ज़्यादा हो गया, तो दूसरा वाला आपका ज़्यादा है पहले वाले से। तीसरा वाला देखें तो मास को अगर 2m करूँ तो मास को 2m कर दिया और स्पीड को 3v कर दिया, तो स्क्वायर करूंगा तो 9v स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 9×2 = 18 mv स्क्वायर, तो ये भी आपका इससे भी ज़्यादा हो गया। चौथे वाली कंडीशन आती है m और 4v, तो स्पीड को अगर स्क्वायर कर दूँ तो 16v स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 16 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको साफ सीधे तौर पे पता लग रहा है कि जो तीसरा वाला है वो क्या करेगा, आपका लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये यहाँ पे लिखा। अच्छा, एक और चीज़ है, कई बार पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में, मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है आपका, मोमेंटम। तो आप जानते हैं P = mv होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, p² = हो जाता है आपका, सही लिख रहा हूँ मैं, अरे मैं हाँ ये गलत लिख दिया ना, P = m×v होता है, P = m×v होता है आपका मोमेंटम, और मास इंटू वेलोसिटी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो p² = m²v² हो जाएगा। यहाँ पे मुझे 2 से भाग और 2 से गुणा करके m²v² कर देना है। तो 2 अलग किया, m अलग किया, 1/2 ऐसा है, mv² हो जाएगा। 2m को अलग कर दिया तो 1/2 m, तो ये कितना हो जाता है, ये काइनेटिक एनर्जी आपकी, तो 2m काइनेटिक एनर्जी आ गई, और ये p² की वैल्यू, तो p = जो होता है वो होता है √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम। तो जो आपका मीडियम की जिन्हें जरूरत होती है वो होती है आपकी कौन सी वेव्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू द वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम में कर सकते हैं, वैक्यूम में जो प्रोपोगेट कर सकती है वो नॉन मैकेनिकल होती हैं। मैकेनिकल वेव जो होती है उन्हें मीडियम की जरूरत होती है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और ट्रांसवर्स वेव्स और एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है ना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, ये 2 तरीके की आपकी क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, मीडियम की जरूरत होती है। और एक चीज़ याद रखना, ट्रांसवर्स में एक लाइट आती है, लाइट भी क्या है, पार्ट है किसका ट्रांसवर्स वेव्स का, ये एक्सेप्शन है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो केवल यही है जिससे क्या बोलते हैं आपका मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं उन्हें भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मैकेनिकल का आपका क्या एग्जांपल है, यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई है, मैं पढ़ लेता हूँ। देखो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ठीक है ना। डू नॉट रिक्वायर द एनी मैटर टू प्रोपोगेट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, इट कंसिस्ट ऑफ द फोटॉन्स। ये किसको कंसिस्ट करती है, फोटोन को, मतलब लाइट है। दिस टाइप ऑफ द वेव आर आल्सो नोन एज द नॉन मैकेनिकल वेव्स। इट कैन प्रोपोगेट थ्रू द वैक्यूम 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻4 मीटर। वेवलेंथ रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नॉट हैव एनी चार्ज, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। वी कैन से दैट दे आर न्यूट्रल। कैसी होती है, न्यूट्रल। प्रोपोगेट एज अ ट्रांसवर्स वेव। अब देखो प्रोपोगेट करती हैं आपकी ट्रांसवर्स वेव की तरह, पर होती कैसी हैं, ट्रांसवर्स वेव तो किसका एग्जांपल है, मैकेनिकल के, इसलिए मैंने एक्सेप्शन बताया लाइट को, ये थोड़ा दिमाग में रखना। सेम वेलोसिटी एज द लाइट, बिल्कुल वेलोसिटी कैसे होती है लाइट की जैसे होती है, कंटेन्स एनर्जी एंड दे आल्सो कंटेन द मोमेंटम। सम एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द लाइट, हीट। तो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज द नेचर लाइक द अल्ट्रासाउंड वेव्स, साउंड वेव्स, अल्फा रेस, ये बीटा रेस, और कैथोड रेस और कैनल रेस। तो अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ द वेव्स अगर पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव्स हैव द डिफरेंट सेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द पार्टिकल मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी। देयर आर द 3 कैटेगरीज। पहले आती है मैकेनिकल वेव्स, फिर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फिर आती है मैटर वेव्स। अगर मैकेनिकल वेव्स की बात करेंगे तो इनमें ऑसिलेशन मैटर पाया जाता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होता है वो उसको मीडियम की जरूरत होती है मैकेनिकल वेव्स में। अच्छा, बात करें तो डिस्टेंस ऑफ द वेव प्रोपगेशन इज लिमिटेड। याद रखना, इनका जो प्रोपगेशन होता है लिमिटेड होता है, क्योंकि इनको मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम जैसे जैसे चेंज होगा इनकी जो स्पीड होगी वो बदलती जाएगी बाय द मीडियम ऑफ द ट्रांसमिशन। इन दिस केस द ऑसिलेटिंग मैटेरियल्स मूव्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, and there is a very little translation motion on interviewing the property of the mechanical waves is the way that are measured, which is given by the displacement divided by wavelength। जब इनको निकाला जाता है मैकेनिकल वेव्स की जो इंट्रीग्यूइंग प्रॉपर्टीज को निकाला जाता है तो डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं वेवलेंथ से, और डायमेंशन फैक्टर जो होना चाहिए 1 के आसपास होना चाहिए। तो इट रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ द हार्मोनिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, वेव ब्रेक ऑन द बीच व्हेन हिज फैक्टर एक्सीड द 1। तो जो वेव्स होती हैं वो ब्रेक कर जाती है कहाँ पे, जो आपका क्या होता है बीच वाले एरिया होता है वहाँ पे ब्रेक करती है जब वो एक्सीड करती हैं दिस फैक्टर को बाई 1, मतलब उनका मान 1 से ज़्यादा हो जाता है, रिजल्टिंग द टर्बुलेंस आपका पैदा होता है। अच्छा, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। याद रखना कौन कौन सी हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो बताया था मैंने,
इन दिस टाइप ऑफ द वेव्स द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू द मोशन ऑफ द एनर्जी, पैरेलल होता है, अभी मैं आगे दिखा दूंगा फिगर में। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होता है। इसके एग्जांपल है साउंड वेव्स, इनको मीडियम की जरूरत, जैसे मून है ना, मून में क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं, तो वहाँ पे मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे साउंड वेव्स काम नहीं करती, तो वहाँ पे जो इस्तेमाल की जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जाती है और उसमें रेडियो वेव्स आपका यूज किया जाता है। प्रेशर वेव्स हो गई, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें, व्हेन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल द राइट एंगल में होते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, अभी दिखा दूंगा। इनका क्या होता है, पैरेलल डायरेक्शन में होता है, इनका परपेंडिकुलर, मतलब ये आगे पीछे करती हैं और ये ऊपर नीचे करती हैं आपका, ठीक है ना, ऑसिलेट। आगे लिखा देन दिस टाइप ऑफ द वेव्स इज नोन एज द ट्रांसवर्स, लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स। याद रखना ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि लाइट जो आपका बिहेव करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है, नॉन मैकेनिकल वेव की तरह बिहेव करती है, क्योंकि ये मीडियम की इससे जरूरत नहीं होती। अगर बाकी ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो पोलराइज्ड हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके एग्जांपल हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपकी लाइट ही आती है, ठीक है ना। अच्छा, वेव्स वाटर आर एन एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। अच्छा, जो वाटर वेव्स होती है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, लॉन्गिट्यूडिनल और कौन सा, ट्रांसवर्स, मतलब आगे पीछे भी करती है और ऊपर नीचे भी करते हैं, इसमें आपका मोशन होता है। आपने देखा होगा जब पानी में हम क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं तो उसमें वो दूर भी हटता है और ऊपर नीचे आपने देखा होगा वो वेव्स बनती हैं, वेव फॉर्मेशन होती है। सरफेस वेव की बात करें, तीसरे टाइप की वेव्स होती हैं, सर्कुलर मोशन करती हैं, पार्टिकल जो ट्रैवल करते हैं सर्कुलर मोशन में करते हैं। और याद रखना इनमें जो इंटरफेस अक्योर होता है, तो इंटरफेस जब अक्योर होता है तो जैसा आपने देखा होगा ओशन में या फिर जो रिपल्स इन द कप में जो आपने देखा उस तरीके का आपको मोशन देखने को मिलता है, सर्कुलर मोशन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द क्रिएटेड बाय अ फ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना अगर करंट इस तरीके से चल रहा है तो उसके चारों ओर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। द लाइट यू सी, द कलर्स अराउंड यू आर विजिबल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हियर दैट द अनलाइक मैकेनिकल वेव्स से अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग में रखना, जब मैंने यहाँ पे बात की कि ट्रांसवर्स वेव की बात की तो होती तो ये कौन सी आपकी मैकेनिकली होती हैं, पर इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आती है, एक्सेप्शन है वो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसकी जरूरत नहीं होती, आपके मीडियम की जरूरत नहीं होती, और इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो आपके एग्जांपल हैं कुछ माइक्रोवेव्स, एक्सरे, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स में एक बार अंतर देख लेते हैं। तो भाई मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, और इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। साउंड वेव, वाटर वेव्स एंड द सेस्मिक वेव्स आर द सम एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इज द ओनली नॉन मैकेनिकल वेव। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द ओनली नॉन मैकेनिकल, क्योंकि इन मीडियम की जरूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, और ये वैक्यूम से क्या कर सकते हैं, आपका ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये है ट्रांसवर्स वेव। तो ये आपका क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, आपका मोशन होता है, ऑसिलेट होते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, आपका पैरेलल शिफ्ट होता है, आगे पीछे की तरफ होता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ बॉडी ऑफ द सर्टेन मास फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द हाइट इट इज। अब सुनो कि अगर ऊपर से कोई चीज नीचे छूटेगी तो याद रखना कि ऊपर की तरफ उसका जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो हाइट पर जैसे झरना है तो झरने का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें पोटेंशियल होता है नीचे आने का, तो पोटेंशियल एनर्जी जो ऊपर वाली पीक होती है वहां पर क्या होता है, हाइस्ट होता है। जैसे जैसे नीचे जाती कोई चीज पोटेंशियल एनर्जी घटने लग जाती है, और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ने लग जाती है, स्पीड बढ़ने लग जाती है। तो क्या होता है भाई, जब फ्री फॉल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज करती है, पर काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, आपकी इंक्रीज करती है। तो आंसर बनेगा ये, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv², ये आप याद रखना, और पोटेंशियल एनर्जी का mgh। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द बॉडी इज थ्रो अपवर्ड, अगर ऊपर की तरफ छोड़ूंगा, ठीक है ना, देन व्हाट हैपन, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अब आप एक चीज बताओ, ऊपर की तरफ छोड़ा तो जब छोड़ा तो उस समय स्पीड ज्यादा रहेगी, धीरे धीरे करके स्पीड क्या होगी, कम होगी। उसकी स्पीड कम होगी तो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज कर जाएगी। और जैसे वो पीक को हासिल करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी ना, जैसे ऊपर आएगा फिर उसमें नीचे गिरने का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो ऊपर जाने पे आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो सेकंड आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये याद रखना कि जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाती है, आपकी जीरो आ जाती है इस पॉइंट में, और जब नीचे रहता है तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना रहता है आपका, वहाँ पे पोटेंशियल कितना रहता है आपका, जीरो रहता है। ये याद रखना नीचे पे। जबकि इससे पहला वाला जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे क्या होता है कि जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ छोड़ी जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है आपकी। और नीचे जाने पर लास्ट में बिल्कुल, तो वहाँ पे जो हिट करता है काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम आ जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल आपकी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये याद रखना, ये फिनोमेना। चलो ये तो समझ में आ गया होगा, ये समझा रहेगा बाई फिगर।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज द सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ आप जानते हैं कि स्टेट जब क्या होता है, एवरी इन एनिमेटेड a body contains its state of the rest and the uniform motion is a straight line unless an external unbalanced force act। अब ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि भाई कोई अगर आपका क्या है, बोल सकते हैं कोई आपका एलिमेंट है या कोई आपका क्या है मास है, कोई भी मास है, तो वो अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा और अगर वो मोशन में तो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो ये याद रखना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं आपका। नेक्स्ट आता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ किससे रिलेटेड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। और तीसरा जो आता है वो एक्शन रिएक्शन लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ। बात करें बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ मैंने बताया था कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका वॉल्यूम होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दिखाता है किससे, आपका प्रेशर से। इसी तरीके से मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, केमिस्ट्री का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया था। उसके अलावा क्या होता है, चार्ल्स होता है आपका। तो चार्ल्स लॉ जो बोलता है उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका क्या होता है कि प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है। प्रेशर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उसमें टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। और एक ये लूसैक लॉ बताया था, तो उसमें क्या होता है कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो ये आप याद कर सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप जानते हैं, बॉयंसी से रिलेटेड है, लिखा हुआ था अपवर्ड बॉइंट फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड whether the partially or the fully submerged is equal to the weight of the fluid that the body displaces and वो होता है ना कि आपका जैसे कोई भी अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे जितने मास का मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे मान लीजिए मास का मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, कोई पिंड डालूंगा, तो उतना ही वो क्या कर देगा, वाटर को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। यहाँ पे भी उतना ही आ जाएगा, उतने मास का आ जाएगा। फॉर्मूला होता है एफ बी इक्वल टू पी इंटू जी इंटू वी। एफ बी क्या है आपका बॉइंट फोर्स है, और रो, मैं पी बोल रहा हूँ यार, रो बोलते हैं। सो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, वी जो आपका वॉल्यूम है सबमर्ज्ड, और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, अ बैट एमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज इन द एयर। If the sound meets the water surface, what will be the ratio of the wavelength of the reflected sound to the transmitted sound? Given sound of the, अच्छा transmitted कितना है 340 पे और वाटर का, तो पहले किसको बोल रहा है भाई, ये देख लो, पहले तो लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड टू द ट्रांसमिटेड साउंड। तो इसे सॉल्व करेंगे तो अब देख लीजिए आपका जो क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, और लैम्डा जो होता है वो हो जाता है आपका v अपॉन एफ। तो अगर मैं किसके लिए निकालूं, पहले अगर एयर के लिए निकालूं तो एयर के लिए कितना हो जाएगा आपका वी ए हो जाएगा, और ये स्पीड इसने दे रखी कितनी 340, और अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी। और दूसरा मैं किसके लिए निकाल देता हूँ, वाटर के लिए निकाल देता हूँ, तो वी डब्ल्यू हो जाएगा, और ये एफ का एफ रहेगा, और वी डब्ल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 1480 दे रखा है अपॉन एफ। अब इन दोनों के बीच में रेशियो निकालूंगा तो एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 340 अपॉन 1480, जीरो से जीरो कैंसिल, कितने से कटेगा यार, 2 से 17, 2 से कटेगा 7 4 17/74 आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है सर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होता है एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज। तो जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो वाट होती है, ठीक है ना, ये आप याद रखना, ठीक है। और अगर बात करें तो वर्क की होती है जूल, एम्पियर होती है वो किसकी होती है, करंट की, और कूलाम जो होती है वो चार्ज की होती है, ठीक है ना। P इक्वल टू कितना होता है, V इंटू आई होता है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। कूलाम, एम्पियर और जूल बता दिया मैंने सब। अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी चेंज्ड बाय। अच्छा वेलोसिटी कब चेंज नहीं होगी, तो वेलोसिटी जो होता है वो आपका कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगी। लिखा हुआ है चेंज बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन। अब अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो सिंपल सी बात है उसमें वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। दूसरी बात, चेंजिंग द शेप ऑफ द बॉडी। अच्छा शेप चेंज कर लो ना, मान लो कि शेप इस तरीके से था, आपने सिर्फ ऐसा कर दिया उसे, तो शेप बदलने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर है कि शेप चेंज करने से वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ चेंजिंग द स्पीड, स्पीड चेंज करोगे तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। चेंजिंग द डायरेक्शन तो भी चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, जो स्पीड, अब देखो स्पीड जो होती है आपकी वो कितना होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस होती है, और यहाँ पे क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ये कैसी आपका कैसा है, तो ये आपका स्केलर है, ये आपका कैसा होता है, स्केलर होता है। स्केलर मतलब यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड होता है, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैं अगर मैं बोलूँगा कि कार किस स्पीड से चली, तो उन्होंने बोला 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चली, तो ये उसकी स्पीड है। पर मैं बोला कार
कहाँ की तरफ चली, तो तुमने बोला 40 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चली, तो अब उसके पास क्या आ गया, उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया और उसके पास उसकी क्या आ गई, डायरेक्शन भी आ गई, तो ये उसकी वेलोसिटी हो जाती है। तो जब ऐसा बोला जाता है 40 किलोमीटर टू द नॉर्थ, तो ये वेलोसिटी ऑफ द कार है, और केवल अगर बोलेगा 40 किलोमीटर आवर तो उसकी स्पीड है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक है ना, और जो स्पीड होती है वो केवल आपकी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी जो मैं बता रहा था आपको। अच्छा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो, तो ये आपका कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। इक्वेटर पे क्या होता है आपका, इक्वेटर पे आपका मिनिमम होता है और पोल्स में आपका मैक्सिमम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो F1 होता है, F इक्वल टू कितना होता है, G, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। F की वैल्यू कितनी है, M/A होती है, पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के मामले में G हो जाएगा और G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो G डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, मतलब G का मान क्या होता है कि जब जैसे जैसे आपकी क्या होती है, रेडियस कम होती है, जी का मान बढ़ने लग जाता है, और रेडियस जैसे जैसे आपका बढ़ता है वैसे जी का मान घट जाता है। अब आप मुझे बताइए, जो रेडियस होती है वो कहाँ पे होती है, मैक्सिमम, वो होती है आपकी इक्वेटर पे। इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, तो जी का मान वहाँ पे क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है ना। और पोल्स में क्या होता है, कम होता है। पोल्स में जो आपकी रेडियस होती है वो लगभग 43 किलोमीटर कम होती है आपके किससे, आपके इक्वेटर से, तो वहाँ पे जी का मान क्या आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है, और इक्वेटर पे क्या आ जाता है, मिनिमम आ जाता है। और सेंटर पे अगर आप आएंगे तो रेडियस बिल्कुल जीरो कर दी, ये जीरो हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाता है, मतलब ग्रेविटेशनल जो आपका क्या होता है एक्सेलरेशन होता है वो भी जीरो हो जाता है सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे समझ लीजिए ये सारी चीज़ समझा रखी है। तो सेंटर में कितना होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जीरो होता है। इक्वेटर पे कितना होता है, तो इक्वेटर पे मैंने बता दिया, इक्वेटर पे अगर बात करूंगा सेंटर पे तो जीरो होता है, सेंटर पे कितना होता है, जीरो। इक्वेटर पे कितना होता है, इक्वेटर पे तो मिनिमम होता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और अगर मैं बोलूँगा पोल्स में, पोल्स की बात करूँगा तो पोल्स में आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो ये आप याद रख लेना। अच्छा, ये था आपका वीडियो, होप कि आपको पसंद आया हो। तो इस वीडियो का लिंक जो है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा, और PDF भी दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन मेरे द्वारा आपको प्राप्त हो वो टाइम टू टाइम मिलते रहें आपको। फेसबुक पे भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो का डायरेक्ट आप लिंक ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।